पिछले वीडियो में हमने जाना फफोले मसूड़ी वाले मरीजों को कैसे जांच करके डेंटिस्ट उसके अनुसार ट्रे का चुनाव करते हैं और उस मसूड़े की छाप लेते हैं। यदि आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पर अभी क्लिक करें। आज हम जानेंगे कि उस छाप को डेंटल लेबोरेटरी भेजने के बाद वहाँ क्या क्या किया जाता है। मसूड़े की छाप को निगेटिव रेप्लिका कहा जाता है। निगेटिव रेप्लिका का मतलब होता है जहां मसूड़ा ऊंचा है वहां छाप में गड्ढा होगा और जहां मसूड़े में गड्ढा है वहां छाप में ऊंचाई होगी। इसलिए निगेटिव रेप्लिका को पॉजिटिव रेप्लिका में बदलना होता है। पॉजिटिव रेप्लिका मरीज के मसूड़े की हूबहू प्रतिलिपि या मॉडल होती है। मेडिकल भाषा में इसे प्राइमरी कास्ट या प्राइमरी मॉडल कहा जाता है। यह मॉडल छाप के अंदर प्लास्टर डालकर तैयार किया जाता है। लैब के टेक्नीशियन छाप मिलने के बाद उसे अच्छे से एक बार धोते हैं। फिर एक रबर के कटोरे में प्लास्टर का पाउडर डालते हैं। पाउडर की सही मात्रा लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्टील के हैंडल से उसे मिलाने लगते हैं। जब एक गाढ़ा मिश्रण तैयार हो जाता है तब उसे छाप के ऊपर डाल दिया जाता है। अच्छे से प्लास्टर भरने के बाद उसे आधे घंटे से 45 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे से उस प्लास्टर मॉडल को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार का दिखता है प्लास्टर का मॉडल। मॉडल बनने के बाद दूसरा चरण शुरू होता है। जैसा हमने जाना, सभी दांत निकालने के बाद मुंह की हड्डी काफी हद तक सिकुड़ जाती है। इसी कारण हर व्यक्ति के मसूड़े का आकार अलग अलग हो जाता है। इसलिए 32 का सेट लगाने के लिए 2 छापे लेने पड़ते हैं। दूसरा छाप लेने की ट्रे लैब में तैयार की जाती है। इन्हें कस्टम ट्रे कहा जाता है, यानी यह ट्रे सिर्फ उसी मरीज के मुंह में फिट होगी, किसी और के मुंह में नहीं। ट्रे में छाप के मटेरियल के लिए जगह बनाना पड़ता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की मोम का इस्तेमाल होता है जिसे मॉडलिंग वैक्स कहा जाता है। उस मोम को आग से गर्म करके नरम किया जाता है। फिर उसे प्राइमरी मॉडल के ऊपर हल्के से अंगूठे के दबाव से फिट कर दिया जाता है। मोम थोड़ा सख्त होता है, इसलिए उसे बीच बीच में थोड़ा और गर्म करना पड़ता है। दोनों मॉडलों पर मोम अच्छे से लगने के बाद इस प्रकार दिखता है। यह मोम का परत बाद में नाप लेते वक्त हटा दिया जाता है और उस खाली जगह पर सेकेंडरी इम्प्रेशन लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अगले वीडियो में अच्छे से समझाया जाएगा। अब एक कांच के छोटे बर्तन में कोल्ड क्योर नामक पाउडर थोड़ी मात्रा में डाला जाता है। उस पर उसी पाउडर के साथ मिलने वाला लिक्विड भी डाला जाता है। फिर एक स्टील के हैंडल से अच्छे से मिलाया जाता है और कुछ समय के लिए ढक कर रखा जाता है। लगभग 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाने पर देखा जा सकता है कि मिश्रण रबर जैसी नरम स्थिति में आ गया है। उस रबर जैसे पदार्थ को हाथ में लेकर एक गोल बॉल के आकार में ढाला जाता है। फिर उसे मॉडल के ऊपर रखकर हल्के हाथों से दबाते हुए पूरे मॉडल पर फैला दिया जाता है। बर्तन में लगी बाकी सामग्री निकालकर एक छोटा हैंडल बना दिया जाता है। इस हैंडल का उपयोग अगले वीडियो में समझाया जाएगा।
इस पूरी बनावट को कस्टम ट्रे कहते हैं। इसी प्रकार अन्य मॉडल के लिए भी कस्टम ट्रे बना ली जाती है। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर इस कस्टम ट्रे बनाने की जरूरत ही क्या, जब एक बार मसूड़े का नाप ले लिया हो। आखिर कस्टम ट्रे क्यों बनानी पड़ती है? आमतौर पर स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक की ट्रे एक फिक्स्ड साइज में आती है, जिसे यूनिवर्सल साइज कहते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के मसूड़े का आकार अलग होता है। इसी वजह से कस्टमाइज्ड ट्रे की जरूरत पड़ती है, ताकि मरीज के मसूड़े का सही माप लिया जा सके। कस्टम ट्रे बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कस्टम ट्रे की मोटाई 2 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना एक बारीक नाप नहीं आएगा। अब मरीज को बुलाकर दूसरे दिन का काम शुरू होगा, जिसमें दोबारा मसूड़े की छाप ली जाएगी। उस छाप को डॉक्टरी भाषा में सेकेंडरी इम्प्रेशन कहा जाता है, और वो छाप बहुत बारीक होती है। दांत बनाने का सारा काम उसी छाप से बने सेकेंडरी कास्ट पर किया जाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दूसरी बार छाप लेते समय कौन कौन सी विशेष प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे उस मरीज के मसूड़े के बहुत बारीक नाप मिले। अगले रविवार हम फिर लौटेंगे इस सीरीज के चौथे वीडियो के साथ, तो देखना बिल्कुल ना भूलें।